नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन वाले भाग 2 में शंकु, बेलन एवं गोला इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे और इससे संबंधित आपको फॉर्मूले का अध्ययन करवाएंगे। शंकु का निर्माण कैसे होता है, बेलन का निर्माण कैसे होता है और गोले का निर्माण कैसे होता है, ये आपको बताएंगे। और इससे संबंधित फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई है, रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चित्र को देख के फॉर्मूले आपको याद आ जाएंगे। इन चित्र को दिमाग में रखना है, डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। तो हो जाइए तैयार पढ़ने के लिए। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। यानी संघर्ष जारी रखना है और पढ़ना है हमें। इसके लिए पीछे वाला रिवाइज होना चाहिए आपका। तो पीछे वाला जो कल आपको बताया गया था घन घनाभ के बारे में, आज तो हम पढ़ेंगे शंकु, बेलन और गोला। कल पिछली कक्षा का रिवाइज होना जरूरी है। एक बार सूक्ष्म रूप से मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूं कि पीछे आपको बताया गया था कि घन की परिभाषा बताई थी कि इसका प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्गाकार होता है। और घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन और घन का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताया गया। ठीक है, इसी के साथ घनाभ का बताया था। घनाभ का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, आयताकार। क्या होता है, आयताकार। और उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया गया। जो मुख्य रूप से आपके काम में आते हैं, मुख्य रूप से वो है घन का आयतन। आपको रिवाइज कर देता हूं मैं आज। तो वो क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है। आपको बताया था मैंने। और घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये फॉर्मूले आपको कल करवाए थे, ये और भी करवाए थे, विकर्ण का भी करवाया था। लेकिन मुख्य रूप से जो काम आते हैं प्रश्नवाणी में वो याद रखने वाले हैं, ये तो याद रखना जरूरी है। वो है ये फॉर्मूले आपके, घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे संबंधित क्वेश्चन भी करवाए थे। और अब जो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे आपको। जैसे अब घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडररूट L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये होता है L स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये घनाभ का क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है। घन का विकर्ण भी बताया था। घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा अंडररूट 3। भुजा अंडररूट 3 क्या होता है, भुजा अंडररूट 3। ये फॉर्मूले आपको कल करवाए थे। अब इससे संबंधित प्रश्न भी आपको कल करवाए थे। आज जो है एक प्रश्न, इससे संबंधित एक प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको कि 80 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक घनाभाकार तालाब में 500 व्यक्ति डुबकी लगा रहे हैं।
इस तालाब में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा यदि एक व्यक्ति द्वारा औसत पानी का विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब है। यानी आपको प्रश्न सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि प्रश्न में क्या क्या तो दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है आपसे, किस तालाब में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, यानी बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ेगा, फ्लो ऊपर होगा तो क्या होगी, ऊंचाई बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है। अब तालाब घनाभाकार है, किस आकृति का है, घनाभ। क्या क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। तो हल देखो, घनाभाकार तालाब की लंबाई कितनी है, 80 मीटर। ठीक है। घनाभाकार तालाब की चौड़ाई कितनी है, 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर। अब इसकी ऊंचाई आपको क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है। अब पूछ के प्रश्न में और क्या दे रखा है, किससे आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। क्या दे रखा है कि 500 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। 500 व्यक्तियों का जो आयतन बढ़ेगा वो, अब एक व्यक्ति का डुबकी लगाने पर आयतन दे रखा है तो 500 व्यक्ति कितना है वो आपको ज्ञात करना है। तो तालाब एक व्यक्ति द्वारा पानी का विस्थापन का आयतन, प्रश्न में प्रश्नानुसार एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का आयतन बराबर कितना है, 0.04 मीटर क्यूब। अगर इकाई मीटर क्यूब दे रखी है तो आयतन दे रखा है, यदि इकाई मीटर स्क्वायर दे रखी होती तो क्या दे रखा होता, क्षेत्रफल। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि किस परिमाप, यदि परिमाप दिया हुआ है तो क्या ज्ञात करना है आपको, आयतन ज्ञात करना है। और यदि खेत का, किसी आकृति का क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। तो परिमाप लीटर में, धारिता में दे रखा हो, किसमें दे रखा हो तो क्या ज्ञात, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। इस तरह अभी तो एक व्यक्ति द्वारा है, अब 500 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं तो कितना पानी विस्थापित होता है ये देखते हैं। 500 व्यक्ति यों द्वारा विस्थापित पानी का आयतन क्या करेंगे, एक व्यक्ति का 0.04 मीटर क्यूब है, 5 व्यक्तियों 500 से गुणा कर देंगे, 500 गुणा 0.04 क्या आ जाएगा, 0.05 के 20, 2 के बाद में 10 हुआ तो ये आ गया, तो ये 20 मीटर क्यूब। ये 500 व्यक्तियों की डुबकी लगाने पर इतना पानी तालाब से क्या हो जाता है, विस्थापित होता है, जो किसके बराबर है, घनाभाकार तालाब में पानी के आयतन के बराबर है। जब भी तो तालाब कितना ऊंचा उठेगा, 500 व्यक्ति एक साथ डुबकी लगाएंगे तो पानी, तालाब का पानी ऊंचा आएगा, कितना ऊंचा उठ सकता है ये तो पूछ रहा है, ऊंचाई तो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, यहां पे घनाभाकार तालाब के पानी का आयतन बराबर 500 व्यक्तियों द्वारा 500 व्यक्तियों द्वारा विस्थापित पानी का आयतन, घनाभाकार पानी का तालाब की पानी का आयतन क्या है, L × B ×
h बराबर 20। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 80 गुना 50 गुना h बराबर 20। h बराबर 20 बटा 80 गुना 50। देखो 80 और 50 दे रखी है, लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी है 50 मीटर। ठीक है, तो देखो 0 से 0 2 चौके 8, क्या बच गया 1 बटा 5 चौके 20 200। तो क्या जाएगा h बराबर भाग देंगे दशमलव के 0.005 मीटर। इतना ऊंचा पानी क्या हो जाएगा चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आ गया। और ऐसे नहीं देना हो, आपको भाग देना नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ 200 है। अब 200 में भाग नहीं दे रहा है, दशमलव लगाएंगे दशमलव की आ जाएगी 1 0। अब फिर भाग नहीं जा रहा है, फिर 0 लगा देंगे, फिर 100 में भी नहीं जा रहा, फिर 1 0 लगा देंगे। अब चला जाएगा 200 से में 1000 में 200 का भाग दिए कितने आ गए 5 बार। समझ गए इस तरह। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे 0.005 मीटर। ये क्या आ गया आपके आंसर आ गया। तो इतना ऊंचा पानी क्या हो जाएगा तालाब में चढ़ जाएगा। तो किसी भी वस्तु को किसी भी दूसरी वस्तु में डालने पर कितना ऊंचा पानी चढ़ जाता है, क्या कितनी गोलियां बन जाती है, ये सब आपसे प्रश्न पूछ सकता है ऐसे। तो आपको ये आयतन से संबंधित क्वेश्चन हो गया, आयतन का ये फॉर्मूला आ गया। तो ठीक इस तरह आपको हल करना है। तो प्रश्न एक बार और समझ लो। 80 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े घनाबगार तालाब में 500 व्यक्ति डुबकी लगा रहे हैं। इस तालाब में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा यदि एक व्यक्ति द्वारा औसत पानी का विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब है। 0.04 मीटर क्यूब यानी 4 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है तालाब का पानी कितना ऊंचा हो जाएगा, ऊंचाई पूछ रहा है। तो तालाब कैसा है घनाबगार है, तो आपको घना की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूछ ही रहा है, पानी कितना ऊंचा चढ़ जाएगा ऊंचाई याद करनी है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति कितना पानी विस्थापित कर देता है डुबकी लगाता है तब 0.04 मीटर क्यूब। तो 500 व्यक्ति द्वारा कितना होगा 500 से गुणा कर लेंगे। तो ये क्या आ गया 500 व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का आयतन आ गया। इसको किसके बराबर करेंगे तालाब के पानी के आयतन के बराबर। तो आगे कर लिया घनाबगार तालाब के पानी का आयतन बराबर 500 व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का आयतन। फॉर्मूला लगा दिया घनाभ आयतन का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 20 मीटर क्यूब। 80 क्योंकि 500 व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का आयतन कितना है 20 है तो 20 रख दिया। 80 गुणा 50 गुणा h। लंबाई कितनी दे रही है प्रश्न में 80 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रही है 50 मीटर, ऊंचाई कितनी है h मीटर बराबर 200 रख दिया। h बराबर है 20 बटा 20 में इसका भाग लग गया 80 गुणा 50 0 0 कट गया 2 चौके 8 4 को 50 से गुणा किया 200 आ गए 1 बटा 200 मीटर। क्या आ गया 1 बटा 200 मीटर आ गया। अब इसमें भाग देंगे 1 में 200 का तो ये आ गया 0.0005 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो आज जो शुरुआत कर रहे हैं अपने वो है ये आपको पीछे ये देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन शंकु बेलन एवं गोला। शंकु क्या होता है ये आपको बताना है। शंकु क्या होता है देखो शंकु क्या होता है। शंकु क्या होता है शंकु का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे हम कैसे। जैसे मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है पढ़ाया आपने क्या है ये समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को इस तरह रखकर इसके परितय मतलब चारों ओर घुमाने पर
बनी ठोस ही आकृति क्या कहलाती है? शंकु कहलाती है। क्या कहलाती है? शंकु। ऐसा है, इसको इधर घुमा देंगे, अब इसके चारों ओर घुमा देंगे, ये क्या कहलाएगा? शंकु। ये जो लाइन होती है, ये जो रेखा है, ये क्या कहलाती है? एल। इसे क्या कहते हैं हम? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। ये भी क्या है? एल। ये क्या है? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। इसकी ये क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है ये? त्रिज्या, जिसे आर से व्यक्त करते हैं, त्रिज्या। ये क्या होती है? ऊंचाई। ऊंचाई, जिसको किससे व्यक्त करते हैं? एच से। हाइट। ठीक है, तो क्या क्या आ गई? हाइट आ गई, ऊंचाई आ गई और त्रिज्या आ गई। अभी ये एल क्या? इसे एल से तिरछी जो रेखा होती है वो लाइन, त्रियक रेखा होती है। त्रियक रेखा को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। तो शंकु की परिभाषा, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? परिभाषा, परिभाषा क्या है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा को इस तरह रखकर उसके परितः दूसरी भुजा को घुमाने पर बनी आकृति लंबवर्तीय शंकु कहलाती है। ये क्या कहलाती है? शंकु कहलाती है। अब देखो, ये तो, अब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक तिर्यक ऊंचाई। स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं तिर्यक ऊंचाई। देखो, यही बताया मैंने आपको। ये क्या है? एल। ये क्या है? एच। ये क्या है? आर। ये शंकु की होगा नहीं, ये ऐसे। ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण भुजा। पाइथागोरस में पढ़ाई थी मैंने आपको, त्रिकोणमिति प्रश्नों ने पढ़ाई थी। जब पढ़ाई थी क्या होती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग को योग के बराबर होता है। यही बताई थी पाइथागोरस में। तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आ गया? ये क्या आ गई? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। अब देखो, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र क्या होगा कि वर्ती आधार का क्षेत्र, वर्ती आधार की परिधि, वर्ती आधार की परिधि गुणा तिर्यक ऊंचाई। क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 गुणा वर्ती आधार, वर्तीय
आधार की परिधि गुणा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब देखो वर्तीय आधार की परिधि क्या होती है, ये वर्तीय आधार हो गया, जैसे ये नीचे का सिरा, ये गोल है ना, ये वर्तीय आधार हो गया। इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। फॉर्मूला होता है ना वर्तीय आधार का, फॉर्मूला, वर्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। क्या लिखेंगे, 1/2 गुणा 2 पाई आर गुणा तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, पाई आर। ये क्या आ गया आपके शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब याद करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वर्तीय आधार का क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वर्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वक्रपृष्ठीय संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और वर्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर। ये क्या आ जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। इस तरह आपके शंकु के फॉर्मूले हो गए। शंकु तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला ज्ञात करने का आपको मैंने समझा दिया, कैसे ज्ञात करना है। शंकु का पृष्ठीय वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ज्यादातर जो काम में आएगा वो क्या आएगा, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसमें आपको यदि किसी प्रश्न में आपको शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दे रखी तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला रखना है। यदि त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है तो फिर पहले क्या ज्ञात करेंगे, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। किससे, तिर्यक ऊंचाई के फॉर्मूले से, और फिर फॉर्मूले में मान रखेंगे। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो ऐसे प्रश्न हल करेंगे हम इससे संबंधित। अब आता है अपने लंबवर्तीय बेलन। क्या आता है, लंबवर्तीय बेलन। देखो लंबवर्तीय बेलन क्या होता है, यदि जैसे ये आयत है, इसकी एक भुजा को इस तरह रखकर इसके परितः घुमाने पर, दूसरी भुजा की परितः घुमाने पर या चौड़ाई के परितः घुमाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। तो ये कैसी आकृति हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बेलन हो जाएगी। यानी फॉर्मूला क्या, इसका परिभाषा क्या हो गई, आयत की एक भुजा को इस तरह रखकर दूसरी भुजा के परितः घुमाने पर बनी आकृति बेलन कहलाती है, बेलन कहलाती है। क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका बेलन हो गया। अब ये जो हो जाएगी
ये तो ये बेलन की ऊंचाई हो गई, ये बेलन की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई, त्रिज्या। ये बेलन की ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई। अब आपसे पूछे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब एक तरफ से, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ से बंद होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। कैसे कि बेलन, ये बेलन है आपका, ये बेलन है, ये बेलन है, ये मान लो बेलनाकार भाग। यदि ये तो क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई r। तो वर्तीय ऊपरी भाग तो वर्तीय आधार है, तो वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और ऊंचाई 2πr/h। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस दोनों वर्तीय आधारों का क्षेत्रफल 2πr²। तो क्या हो जाएगा, 2πr कॉमन आ जाएगा, h प्लस r, ये फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो गया। फिर देखो बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h, यानी वर्तीय आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा, वर्तीय आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, और ऊंचाई गुणा ऊंचाई। अब इसमें यदि दोनों सिरे खोखले हैं, खोखला बेलन है, तो ये भी कर सकते हैं हम, खोखले बेलन का आयतन πr1² माइनस r2² गुना h। ये कैसे, ये तो r2 हो गया, ये r1 हो गया, और ये ऊंचाई हो गई। तो ये क्या आ गया, खोखले बेलन का, समझ गए। और यदि इसका खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr1 प्लस r2 गुणा h, 2πr1 प्लस r2 गुणा h। टू पाई r1h प्लस 2πr2h, क्योंकि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। तो दो खोखले हैं तो दोनों त्रिज्याएं हैं तो जुड़ जाएगी, 2πh r1 प्लस r2। ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। इस तरह ये आपके आ सकते हैं। फिर आगे देखो गोला। एक वर्त को
वर्त की परिधि के परितः घुमाने पर, एक वर्त की परिधि के घुमाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? गोला कहलाती है। जैसे एक गोला है, ये गोला, ये गोला हो गया, ये क्या हो गया? गोला। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। या इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही काम है गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। क्या होता है? 4/3 πr³। अब इसको आधा कर दे तो अर्धगोला हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आधा करेंगे इसका तो 2πr²। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? इसका आधा कर देंगे तो 2/3 πr³। ये आपके फॉर्मूले हो गए। यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, अर्धगोले का 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। इस तरह आपके ये फॉर्मूले आ गए और इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन हल होंगे। अब क्वेश्चन लेते हैं हम। एक लंबवर्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी एक लंबवर्तीय बेलन की लंबाई दे रखी है, तो बेलन की हल यहां से देखेंगे। बेलन की लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर। तो इसे h मान लेंगे। लंबाई किसके बराबर है? बेलन की h के बराबर 80 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r कितनी है? 3.5 सेमी। प्रश्न दे रखा है। अब क्या क्या पूछ रहा है? दो ही तो इकाइयां, बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का आयतन, पहला पॉइंट, बेलन का आयतन फॉर्मूला लगाते हैं πr²h। मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणा 3.5, एच का मान 80। अब यदि पॉइंटों में नहीं करना चाहते हो तो 10 उठाने के लिए 10 का भाग दे देंगे, और ऐसे भाग 7 पंजे 35, तो 0.5 गुणा कर देंगे 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 80, 22 पंजे 110 यानी 10 गुणा 0, 8 पंजे 40, 4 8 24 और 4 28, कितने के बाद में? 1 के बाद में पॉइंट है, तो ये 280.0, 280 गुणा 11 क्या आ जाएंगे? 0 11 8 88,
8 11 2 22 और 8 30, 3080। क्या पूछ रहा है? आयतन। तो सेमी में है तो सेमी क्यूब। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये तो क्या आ गया? आयतन आ गया। अब क्या याद करना है आपको? वक्र पृष्ठीय। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2πr/h। 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 80। क्या आ गया? 22 गुना 44 गुणा 0.5 गुणा 80। 80 को 0 8 बजे 40 गुणा 44। एक के बाद दशमलव है, एक जीरो के बाद एक जीरो 8 बजे 40। ठीक है, क्या आ गया? 0 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 1760 सेमी स्क्वायर। ये आंसर आ गया। फिर पूछ रहा है क्या? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2πr/h। ये फॉर्मूला होता है, मान रखो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 प्लस 80। ठीक है, 0.5 44 गुणा 0.5 गुणा 8 80 83.5। ये आ गया 83.5 आ गया। 80 में 3 जोड़े 3.5 तो 83.5। तो 5 के 20, 5 के 20 और 2 22, एक के बाद गुणा 83.5। 22 पंजे 110, 11 तिया 33, 33 और 11 वो 22 तिया 66, 66 और 11 77, 7 22 घंटे 176, 176 और 7 176 और 7 183। 0.1 के बाद में 1837 सेमी स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह कैलकुलेशन देख लेना कि 7 के फाड़े से 3.5 को 0.5 बार कट गया, 7 में 35, एक के बाद 9। फिर 22 को 2 से गुणा किया 44 आ गया, 44 को 0.5 से गुणा किया 22 आ गई, 4 में 20, 4 में 20 और 2 22। 80 में 3.5 जोड़ दिया, कितने आ गए? 83.5। 83.5 को 22 से गुणा किया तो ये आ गए 1837 सेमी स्क्वायर। इस तरह आपके बेलन से संबंधित प्रश्न, एक ही प्रश्न में तीनों प्रश्न हो गए। आयतन हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपर्पज यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपर्पज क्वेश्चन, जिसमें शंकु और बेलन अध्यारोपित होंगे, गोलाया शंकु भी अध्यारोपित होगा, घनाभ के भी मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि वो एग्जाम की दृष्टि से बड़े प्रश्न है और अच्छे भी है, इंपॉर्टेंट भी है। आगे प्रश्न देखो, आगे प्रश्न है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेमी है तथा ऊंचाई 28 सेमी है। इसकी त्रिज्या, ऊंचाई, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्रश्न में क्या दे रखा है? मैंने आपको यही बताया कि प्रश्न में क्या तो दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है r 21 सेमी, ऊंचाई h 28 सेमी, त्रिज्या ऊंचाई नहीं दे रखी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे? शंकु लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या कितनी है? r 21 सेमी। शंकु की ऊंचाई h कितनी है? 28 सेमी। ठीक है,
यानी कहने का मतलब ये आपका डायग्राम एक छोटा सा बना देता हूं मैं आपके लिए। ये कोई शंक्वाकार भाग है ना, ठीक है। ये आ गया, तो ये तो कितनी देर की है आर, तो 28, वो 21, और ये कितनी देर की है 28। अब ये नहीं दे रखी है एल, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही है ना। एल बराबर क्या आ जाएगा, आर का मान कितना है 21 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, एल बराबर 21 का स्क्वायर 441, 28 का स्क्वायर 784, जोड़ दिया, एल बराबर 4 1 5 8 4 12, 7 12 और 1 11 और 1 12, 1225। 1225 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल निकालेंगे तो 1225। जैसे 1225 का वर्गमूल निकालने का तरीका रफली बता देता हूं मैं आपको। इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझा रहा हूं। देखो 1225 5 2 7 2 9 और 1 10, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 2 का भाग तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, विषम संख्या है। 3 का भी नहीं जा रहा है, क्योंकि अंकों का योग में 3 का भाग नहीं जा रहा है। अब क्या जाएगा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का देंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 5 चौके 20, 5 25। फिर देखो 5 का जा रहा है, 5 चौके 20 और 5 नाम 45। अब नहीं जाएगा 5 का, कितने का जाएगा 7 का। 7 का वर्ग ना 49, 7 बार 7। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो की जोड़े बनाते हैं, 5 और गुणा 7, यानी 5 गुणा 7, यानी कितनी आ गई, एल बराबर 35 सेमी। ये तिर्यक ऊंचाई आ गई आपकी, ज्ञात करना बता दिया मैंने आपको। ये 5 गुणा 7, यानी एल बराबर, इसको क्या ले सकते हैं हम, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, तो 5 गुणा 7 ले लिया, 5 7 मुझे 35। ये तिर्यक ऊंचाई है। अब क्या पूछ रहा है, ये तो तिर्यक ऊंचाई आ गई, कितनी आ गई तिर्यक ऊंचाई 35 सेंटीमीटर पूछ रहा था जो। अब क्या पूछ रहा है, आयतन। शंकु का आयतन, फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या गया, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21, ऊंचाई का मान 28, 7 दिया 21, 3 से 3 कट गया, बच गई संख्याओं गुणा कर लो, 22 गुणा 21 गुणा 28, गुणा कर लिया, 21 दूना 42, 4 21 दूना 42 और 4 46 गुणा 28, गुणा कर लो, 28 दूना 56, 5 28 छक्का 168, 168 और 5 173, 17, 28 चौक 132, 112, 112 और 17, 112 122 129, 12,936 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया, शंकु का आयतन आ गया। क्या आ गया, ये शंकु का आयतन। यानी देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रख दिया, 21 गुणा 21, आर का आर स्क्वायर है तो आर को कितनी बार, 2 बार गुणा करेंगे 21 गुणा 21 गुणा 28, 7 दिया 21, 3 से 3 कट गया, 22 को 21 से गुणा किया, 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 4 46, 462,
फिर 28 को किया, 28 दूना 56, कितने आ गए 5, 28 छक्का 168, 68 और 5 173, 173 का 3 7, 28 चौक 112, 112 और 17 कितने हो गए 129। इस तरह ये आ गया आपका प्रश्न। अब आगे देखो, अब क्या याद करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान 21, एल का मान कितना है 35, 7 पंजे 35, 5 बार कट गया, 22 को 5 से गुणा किया, कितने आ गए 110, 22 पंजे 110 गुणा 21, क्या आ गया 0, 21 से कम 21, 2 21 से कम 21 और 2 23, 2310 सेमी स्क्वायर। यह आयतन सेमी क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन है नहीं घन सेमी आता है। एक आयतन की इकाई क्या होती है घन सेमी, समझ गए, सेमी स्क्वायर। ये आ गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या पूछ रहा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, पाई आर प्लस एल। तो 22/7 गुणा 21, 21 प्लस 35, 7 दिया 21 22 दिया 66 गुणा 21 और 35 कितने हो गए 6, 3 2 5, 56 गुणा कर लेंगे, इनको 66 गुणा 56 करेंगे तो इसका हो गया, पहले 50 से कर लो, 0 6 पंजे 30, 3 33 प्लस 6 से करेंगे, 6 चंगा 36, 6 चंगा 36 और 3 39, जोड़ देंगे 6 9 6 3 3699 सेमी स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह ये आपके प्रश्न हो गया। देखो, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई कितनी है 24 मीटर। इसे बनाने में 1.25 मीटर कितना कपड़ा लगेगा। अब ये क्या है, शंक्वाकार तंबू है, इसे बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो क्या करेंगे, इसके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे और जो भी आएगा क्षेत्रफल उसमें कितना किसका भाग दे देंगे 1.25 मीटर का। तो क्या आ जाएगा अपने पास, जो कपड़ा लगेगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हल, तंबू का शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या कितनी दे रखी है, दे रखी है 7 मीटर, आर बराबर 7 मीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है h 24 मीटर। अब ये कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है
पाई आर एल। एल याद करना है अपने को, तो तिर्यक ऊंचाई याद करने के लिए तिर्यक ऊंचाई क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होती है, एल बराबर आर का मान 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576, कितना आ गया, एल बराबर अंडर रूट 625, 625 क्या होता है 25 का वर्गमूल होता है। ये कुछ वर्गमूल आपको याद भी करनी है 50 तक। 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का, ठीक है। तो ये 25 मीटर क्या है भाई इसकी तिर्यक ऊंचाई, फॉर्मूले में मान रख दो क्या, इसे बनाने में 1.25 मीटर कितना कपड़ा लगेगा। अब देखो बनाने में लगा कपड़ा, ये कपड़े का माप दे रखिए, तो पहले इसका क्षेत्रफल याद करेंगे, तंबू का क्षेत्रफल, तंबू का क्षेत्रफल क्या है पाई आर एल 22/7 गुना आर का मान 7 गुना 25, 7 से 7 कट गया 25 दूना 50, 25 दूना 50, 55 मीटर स्क्वायर। 1.25 मीटर में कितना कपड़ा लगेगा, तंबू बनाने में लगा कपड़ा, तंबू बनाने में लगे कपड़े की माप 1.25 मीटर। तो क्या आ जाएगा 550/1.25, 2 जीरो आ गए, ये आ गया। अब ये क्या आ जाएगा 550/1.25, हटाएंगे इसको 100 से गुणा कर दिया, 550 गुणा 100 तो क्या आ गया 5 से 110, 5 से 5 दूनी 10, अच्छा 25 की पड़ी जी 100, 110 गुणा 4 40 मीटर, ये कुल कपड़ा लग जाएगा 440 मीटर का, क्या लग जाएगा ये 440 मीटर का कुल कपड़ा लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह ये आ गया आपके। अब आगे देखो, एक गोले की त्रिज्या, गोले संबंधित आ गया, गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको पता है गोले की त्रिज्या दे रखी है, प्रश्न में क्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या r 10.5 सेमी, आयतन क्या होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5। अब इसको अगर दशमलव उठाना चाहते हो तो ठीक है, वरना ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो क्या करेंगे दशमलव उठा देंगे, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2, ये भी कर सकते हैं। 3 7 21, 7 से 7 कट गए, 2 से 11 बार, 2 से 2 4, 2 दूनी 4 कट गए, काटना आना चाहिए। देखो क्या किया 10.5 को क्या लिख सकते हैं 21/2 लिख सकते हैं, 21 में 2 का भाग दिया तो 10.5 ही आएंगे, ठीक है। 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, ठीक है। तो इसको 21/2 लिख दिया मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए।
है ना। अब ये 4/3 22/7 इंटू 21/2 21/2 3 बार लिख दिया। 3 7 21, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कितनी 11 बार कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया। ठीक है, ऊपर जो भी संख्या बचे उनको गुणा कर लो। 11 गुणा 21 गुणा 21, 21 को 21 से गुणा किया 441 गुणा 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 4, 11 एकम 11, 11 चौक 44 44 और 4, 11 एकम 11 चौक 44 44 और 1 45, 11 चौक 44 और 4 48, 48 से 51 क्या गया ये सेमी क्यूब आयतन। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर, आर का मान 10.5 है ना, 2 22/7 इंटू 21/2, वही कर लिया 21/2, 2 से 4, 7 दिया 21, 22 दिया 66 गुणा 21, 21 126 और 21 126 और 10 136 और 2 138, 1386 सेमी स्क्वायर। ये क्या गया आयतन इसका। क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह गोले से संबंधित जो छोटे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, वो आपके एक एक प्रश्न मैंने हल करवा दिए। अब आगे की कक्षा में आपके लिए मल्टी प्रतिपादक क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे जो बड़े अधिक अंकों के आते हैं। तो इस तरह इन जो भी इस प्रश्नावली के जो फॉर्मूले हैं वो सब मैंने लिखवा दिए हैं, इनको रिवाइज करना है आपको और इनसे संबंधित छोटे जो प्रश्न है वो हल करने हैं। इसके बाद में कल आपको इसके मल्टी पर्पज क्वेश्चन है जो हल करवाए जाएंगे। एक ही प्रश्न में दो प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आपके कल हल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।